सात भाई एक बहन की कहानी। बहन को मारकर खा गए भाई, भाग तीन। इस घटना के वर्षों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उसी बांसोड़ा के पास से गुजर रहा था और वह सुंदर सुंदर बांस के बुदा को देखकर सोचता है कि अगर इतने सुंदर बांस से केंद्रा बनाया जाए तो कितना सुरीला धुन निकलेगा। उसी क्षण बांस से आवाज आती है, ना काट काट रे जोगी, ई तो लागे भाइयों रोपल बांस। जोगी फिर भी बांस को काटता है। जोगी इसी उद्देश्य से एक मोटा बांस का टुकड़ा काट कर ले जाता है कि इस बांस का आवाज इतना सुंदर है, यदि केंद्रा बनाएंगे तो कितना मधुर आवाज निकलेगा। और जोगी इस बांस से एक सुंदर केंद्रा का निर्माण करता है। इस केंद्र से इतनी मधुर ध्वनि निकलती है कि जोगी जहाँ जहाँ भी इसे बजाता है, इसके ध्वनि से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक दिन जोगी घूमते घूमते बड़े राजकुमार के घर पहुँचता है और अधिक धन के लालच में जोगी जोर जोर से केंद्र बजाना शुरू करता है, परंतु इस बार केंद्र का मीठा सुरीला स्वर कर्कश हो जाता है और जब भी कुछ नया धुन बजाने की कोशिश करता है, बार बार एक ही धुन निकलता है, ना बाज रे केंद्र, ई तो लागे मोर दुश्मन का घर है। बार बार यही धुन निकलने पर बड़ा राजकुमार मारपीट कर जोगी को अपने घर से भगा देता है। ऐसे ही घूमते घूमते जोगी हर भाई के घर जाता है, लेकिन हर बार की तरह वही धुन, ना बाज रे केंद्र, ई तो लगो मेरे दुश्मन का घर बजाता है। यही धुन सुनकर सारे भाई जोगी को डांट डपट कर भगा देते हैं। सबसे अंत में जोगी छोटे राजकुमार के घर पहुंचता है। छोटे भाई के घर के आंगन में प्रवेश करते ही केंद्र खुद ही खुद बजने लगता है, जोर जोर से बाज रे केंद्र, ई तो लगो मेरे छोटे भाई का घर है। बड़ा ही मधुर मीठे स्वर का धुन सुनकर छोटा राजकुमार चंद्रकार मोहित हो जाता है और यह धुन सुनकर छोटे राजकुमार से रहा नहीं गया और जोगी से केंद्र की मुंह मांगी सोने की मोहरें देकर उसे खरीद लेता है तथा जोगी को अच्छे से मेहमान नवाजी कर अच्छे से विदा कर दिया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और छोटे राजकुमार अपने काम से कुछ दिनों के लिए बाहर जाते हैं। जब वह वापस लौटता है तो देखता है कि उसका कमरा बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ है और घर के सारे बर्तन अच्छे तरीके से रखे हुए हैं। तब छोटा राजकुमार सोचता है कि हमेशा मेरे कमरे की साफ सफाई घर के नौकर करते हैं, लेकिन कभी भी इतना सुंदर सजाया नहीं गया है। फिर राजकुमार अपने नौकरों से पूछताछ करते हैं कि मेरे कमरे को इतना सुंदर किसने सजाया है। नौकरों के मना करने पर राजकुमार सोचते हैं शायद कोई भाभी आई होगी और मेरे कमरे को सजाकर गई होगी। जब भी राजकुमार घर से बाहर काम के लिए जाते, यही घटना हर बार देखने को मिलती और लगातार होने के कारण राजकुमार के मन में जानने की जिज्ञासा उमड़ने लगी कि आखिर मेरे घर को इतना सुंदर ढंग से कौन सजावट करता है। वह अपने भाइयों तथा भाभीयों से भी पूछता है और वे लोग भी सजावट करने की बात से साफ मना कर देते हैं। एक दिन राजकुमार सच्चाई पता लगाने के लिए किसी काम का बहाना कर बाहर जा रहे हैं बोलकर निकलते हैं और छुपकर पुनः वापस आकर अपने कमरे में रखे खजूर के गोल के मुड़े हुए चटाई के अंदर छुप जाते हैं। कुछ समय इंतजार के बाद राजकुमार देखते हैं कि एक खूबसूरत सी लड़की केंद्र से निकलकर कमरे के अंदर आती है और सारे कमरे की साफ सफाई कर वापस उसी केंद्र में समा जाती है। यह देखकर राजकुमार की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि उस लड़की की शक्ल राजकुमार की छोटी बहन के जैसी होती है। राजकुमार अगले दिन फिर से एक बार उसी प्रकार छुप जाते हैं और जैसे ही वह सुंदर लड़की पूरे कमरे की साफ सफाई का काम खत्म कर वापस केंद्र में जाने वाली होती है, तब छोटे राजकुमार उस लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं और तुरंत केंद्र को जला देते हैं, जिसके बाद वह लड़की हमेशा के लिए मानव रूप में परिवर्तित हो जाती है
और दोनों भाई बहन खुशी खुशी अपना जीवन जीते हैं। आज भी हर गांव में आषाढ़ी पूजा के दिन बकरा कटता है और पूरे गांव में घरों में प्रसाद स्वरूप बकरा का मांस खाया जाता है और सतबैनी नामक पूजा स्थान पर वही सरोटी साग का चढ़ाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आपके लिए ऐसी कहानी लाता रहूँगा।